दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ी दिलचस्प चीजें घट रही है। एनडीए गठबंधन जहां अंदर से बिखरा हुआ है, वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला और कोऑर्डिनेशन का मामला अब घोषणा पत्र के स्तर तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने के प्रदेश नेतृत्व की आला कमान के साथ बैठक भी हो रही है। सभी चीजों को फाइनल टच दिए जाने एवं इस बैठक के बारे में जो चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम एवं प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू को तमाम तरह से ताकत जो पहले से दी हुई है, उसकी सार्वजनिक पुष्टि आज की जाएगी कि इन्हीं के नेतृत्व में पूरा चुनाव आगे बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी कम से कम इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। लेकिन एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है? एनडीए गठबंधन में वही चल रहा है जो 2020 में चल रहा था, बल्कि उससे यूं कहे कि कुछ ज्यादा चल रहा है। और ज्यादा किस तरह से चल रहा है? क्योंकि चिराग पासवान के सांसद बहनोई और उनकी पार्टी की तरफ से बिहार अफेयर्स देखने वाले अरुण भारती का ट्वीट आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं, महाभारत के 4 प्रमुख पात्र जिन्होंने समय का मान नहीं रखा, भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी, महाराज शकुनी, नहीं सभी का सम्मान है, बात सिर्फ समय की है। जब सब मौन रहे तब अभिमन्यु, जिसमें अनुभव की कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा, क्योंकि समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं, नौ संकल्प चाहिए। अब वो किसे शकुनी कह रहे हैं, किसे धृतराष्ट्र कह रहे हैं, किसे गांधारी कह रहे हैं और किसे भीष्म कह रहे हैं, ये वही जाने। लेकिन अंततः समय का मान नहीं रखा, ये क्या बिना किसी दबाव के वो बोल रहे हैं? और क्या नीतीश कुमार ये सब जानकर अनजान बने हुए हैं, या नीतीश कुमार भी अपने खेला को, राजनीतिक खेला जिसके लिए वो विख्यात है, कि अंततः बिहार में विपक्ष परिवर्तन वही कराते हैं और बिहार में चुनाव के पहले भी कोई बड़ा खेल वो कर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्या उसकी बुनियाद रख रहे हैं? कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चंपारण आ रहे हैं, मोतिहारी आ रहे हैं। लेकिन चर्चा यदि मोतिहारी की छिड़ी है, तो हमारी स्क्रीन पर हमारे साथ बिहार मामलों के एक्सपर्ट और बिहार की राजनीति कहें या राष्ट्रीय राजनीति कहें, खासकर बिहार की राजनीति लाइव वायर कहे जाते हैं, ऋषि मिश्रा जी। तो ऋषि मिश्रा जी जब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी। तो राजनीतिक चर्चाओं के पहले जो दुखद और बेहद ही मतलब बिहार के मुंह पर कालिक पोतने वाली जो खबर आई, वो एक मुखिया विनय शाह चंपारण की धरती पर तुरकौलिया ब्लॉक में महात्मा गांधी के पोते परपोते तुषार गांधी, जो अपना एक कार्यक्रम करने पहुंचे थे, शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से वो कार्यक्रम कर रहे थे। वो थे, कुछ और गांधीवादी थे, समाजवादी नेता मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम थे, तमाम लोग थे। और इन सब की मौजूदगी में जिस तरह से उस बदतमीज मुखिया ने जिस बेशर्मी के साथ महात्मा गांधी के परपोते को आकर के वहां पर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, उनका कार्यक्रम तक रुकवा दिया। क्या आपको लगता है कि वाकई बिहार नीतीश कुमार के हाथ में है? जहां मुखिया को देख करके, मुखिया के सरनेम को देख करके मैंने स्थानीय लोगों से पता किया, तो पता चला कि मुखिया जी की स्थिति यह है कि बड़े गर्व से कहते हैं कि उन्हीं की जाति के व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर है। मुखिया जी के बारे में पता चला कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति से आते हैं। एनडीए गठबंधन के स्थानीय और जो सड़क छाप नेता होते हैं उनमें गिनती होती है, और मुखिया जी भी हैं। तो ये मुखिया जी विनय शाह, क्या इनकी इतनी हैसियत हो गई है कि महात्मा गांधी के परपोते को शांतिपूर्वक चंपारण में, उस चंपारण में जो गांधी जी की कर्म भूमि रही है, वहां पर कार्यक्रम करने से रोक दें और सरेआम अपमानित करें? क्या आपको नहीं लगता कि वाकई बिहार में जंगल राज आ गया है? देखिए बिल्कुल वो फुटेज मैंने भी देखा अभिषेक जी, बहुत ही दुखद है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते गांधी जी के कर्म भूमि पे कोई कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। और देखिए, अपने अपने बातों को रखने का अधिकार सबको है। यदि वो किसी बात से मुखिया जी का मतांतर था तुषार गांधी जी से, तो अपनी बारी में वो अपने बातों को रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते को चंपारण की धरती पर अपमानित किया गया, एक तरह से धमकी भरे, जब आप उनके उस मुखिया का आप फुटेज देखिए, उसमें वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। कई लोगों ने, सुनीलम जी से लेके कई लोगों ने वहां उस मुखिया सुनीलम जी के से मेरी बात हुई है और ऋषि जी, सुनीलम जी से मेरी असंसदीय बात हुई, ये आचरण का सारी घटना उन्होंने बताई।
सारी घटना उन्होंने मुझे बिल्कुल बताई है और साफ साफ बताया है बिल्कुल कि जिस तरह से उस प्रोग्राम में पहुंचकर इंटरप्ट करने की कोशिश की स्थानीय मुखिया ने, मतलब इससे अशोभनीय आचरण नहीं हो सकता था। ये मुखिया ने देखिए अपने दल या गठबंधन के मुंह पर कालिख नहीं पोती है, बल्कि चंपारण के गौरवशाली अतीत पर कालिख पोतने का काम किया है। क्या इस तरह के मुखिया को प्रशासन के द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए? कहां सो रहे हैं नीतीश बिल कुमार? कहां सो रहा है उनका प्रशासन? कहां सो रहे हैं उनके चीफ सेक्रेटरी? कहां सो रहे हैं उनके डीजीपी? मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि भाई महात्मा गांधी के परपोते के साथ जो ये हुआ है, कम से कम इस चीज को तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी ऋषि जी। बिल्कुल देखिए, तुषार गांधी का सम्मान खुद नीतीश कुमार करते हैं और उस नीतीश कुमार की बिहार में सरकार है, सरकार के मुखिया हैं, अगुवा हैं, और इस प्रकार का फुटेज जब पब्लिक डोमेन में है, पत्रकारों के संज्ञान में है, हम लोगों के संज्ञान में है, क्या इस डेवलपमेंट की जानकारी नीतीश कुमार जी को नहीं है, या उनके जो कर्ता धर्ता हैं, उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो वर्तमान में सरकार चला रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है? आपको याद होगा एक बार नीतीश कुमार इस मिजाज के नेता नहीं रहे हैं। एक बार ये आपको शायद जानकारी होगा कि कन्हैया कुमार इसी चंपारण की धरती से कोई कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे और जबरदस्त विरोध हुआ। जैसे ही इस डेवलपमेंट की जानकारी नीतीश कुमार को हुई, नीतीश कुमार ने तुरंत वहां के एसपी को फोन किया, कहा कि आप कन्हैया कुमार को सुरक्षा देने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, आप कन्हैया को प्रॉपर सुरक्षा देंगे। उसी प्रकार से जैसे दुर्व्यवहार महात्मा गांधी के पोते के साथ किया गया है, बापू के पोते के साथ किया गया है, तुरंत वहां के शासन प्रशासन को एक्शन में आना चाहिए था और ऐसे आचरण रखने वाले मुखिया को दंडित करना चाहिए था। हाँ, उस हाँ, पर आप तुषार एफआईआर गांधी उसे जेल भेजना चाहिए, तत्काल हाँ उसे जेल भेजना चाहिए। आप तुषार गांधी के बातों से डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का अपमान करना ये सही नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, और जिस सरकार के चमचागिरी में इस प्रकार के वो आचरण कर रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को यदि इस बात की जानकारी होगी तो नीतीश कुमार ऐसे नेताओं को पसंद करेंगे। नहीं, अगर जानकारी नहीं है तब तो ये और बड़ा जंगल राज है। बिल्कुल, ये मैं वही मुद्दा सवाल उठा रहा राष्ट्रीय हूँ। स्तर पर चर्चित हो गया और मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार इस मिजाज के नेता नहीं रहे हैं, पूर्व में आप भी जानते हैं अभिषेक जी, नीतीश कुमार इस प्रकार का मिजाज के नहीं रहे हैं। यदि नीतीश कुमार लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाले नेताओं में से रहे हैं, लाख आप उनका विरोध कीजिए, लेकिन जहां तक सुरक्षा और या उनका सम्मान की बात है, नीतीश कुमार के पूर्व के आचरण को देखा होगा। नहीं ऋषि जी, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा जाता है संस्कृत में। प्रत्यक्ष है कि नीतीश कुमार के शासन काल में, उनके राज में, महात्मा गांधी के परपोते के साथ उन्हीं के गठबंधन का एक स्वघोषित नेता बताने वाला व्यक्ति, जिसके बारे में स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उस मुखिया को, जिसने तुषार गांधी को बेइज्जत किया है वहां पर, वो खुद को नरेंद्र मोदी का स्वजातीय होने पर बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है और बड़े गर्व से वो, इस तरह से तो कोई किसी की जाति बताकर किसी को बेइज्जत करने लगेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। आखिर ये क्या हो रहा है? कौन सा राज चंपारण में चल रहा है भाई? कौन सा राज बिहार में चल रहा है? इस घटना के बाद तो बिहार में जंगल राज करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपके माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं वहां के डीएम एसपी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को किसी कार्यक्रम में शामिल होने पर धमकाना, मारपीट करने की कोशिश करना। आप उस फुटेज को देखिए, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार का आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और राज्य सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए ऐसे असामाजिक तत्व। मैं शब्दों का चयन बहुत सावधानी से कर रहा हूं। ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बिहार की भूमि को बदनाम न किया जाए। चंपारण महात्मा गांधी के कर्म भूमि रहे हैं, यहीं से उन्होंने अपने आंदोलन जो मतलब भारत की आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, और उस धरती पे उन्हीं के पोते के साथ इस प्रकार का अपमान करना, और कोई तो गलत बात नहीं कह रहे थे। सरकार की, वर्तमान सरकार की जो स्थिति है, अपना कार्यक्रम कर रहे थे, तो सबको आजादी है, सबको आजादी है अपनी बातों को रखना। एक संसदीय दायरे में रह के अपनी बातों को रखने का अधिकार सबको है। मुखिया को लगा कि तुषार गांधी के बातों से उनको लगा कि
वो सहमत नहीं है, तो अपनी बारी में वो मंच पे जरूर बात कहते कि आदरणीय तुषार जी, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन इस जी प्रकार का गुंडागर्दी करना, मतलब एक मतलब बाहुबली की तरह बिहेव करना, क्रिमिनल की तरह बिहेव करना, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। नहीं नहीं, उस फुटेज आपने में मैंने पूरे देखा। पूरे जी पूरे 14 करोड़ बिहारियों का अपमान किया है, जी। इस बिहार के धरती का अपमान किया है। हम्म। नहीं, अक्सर मैं सुनता हूँ नीतीश कुमार को, एक आध बार व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने कहा, मुलाकात हुई तो, कि महात्मा गांधी ने 7 तरह के पापों का जिक्र किया, और बार बार गांधी को कोट करते हैं, और गांधी को कोट करते हैं, और महात्मा गांधी के परपोते कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। तुषार गांधी कोई मामूली आदमी नहीं है, इस देश के इंटेलेक्चुअल्स में उनकी गिनती होती है, पढ़े लिखे आदमी और बहुत सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति। उनके बारे में वहां पहुंचकर मुखिया जिस ढंग से वो बात कर रहा था, विनय साहब, मैंने देखा, उस फुटेज को देखा, आपने भी देखा होगा। वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार बहुत काम कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बात आप क्यों कर रहे हैं, नहीं ये नहीं, इस तरह की बातें जो कहा जा रहा है। भाई, नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये अपना मत है किसी व्यक्ति का, कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से उसे परिभाषित करेगा, अपने हिसाब से बोलेगा। ये तो एक तरह की सरेआम मतलब कहे कि लफंगई है। और इस तरह के बिहार में कहते हैं लफुआ। इस तरह के लफुआ और उचक्के जो मुखिया बन रहे हैं नीतीश कुमार के राज में, और प्रशासन ने उन्हें छूट दे रखी है, तो ऐसे लफुआ और उचक्कों को जनप्रतिनिधि बनने पर जो गुंडागर्दी की छूट मिली हुई है, क्या आपको लगता है इससे बिहार की छवि कोई अच्छी बन रही है? देखिए, इन दिनों यदि एक दशक से देखेंगे कि इन दिनों मुखिया, जिला पार्षद, पंचायत समिति कौन बन रहे हैं? विधायक एमपी को छोड़ दीजिए, उसमें भी ऐसे लोग हैं, लेकिन जनरली आप मुखिया में देखिए, जितने उस प्रखंड के, उस पंचायत के जो लंपट हैं, लंपटगिरी करने वाले लोग हैं, वही मुखिया बनते हैं। जी पंचायत के लंपट है तो मुखिया है, प्रखंड के लंपट है तो प्रमुख है या जिला परिषद है। जनरली सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। और इस मुखिया ने अपने आचरण से ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि वो चंपारण बेल्ट के सबसे बड़े लंपटगिरी में उनको महारत हासिल है। ऐसे लंपटों को जनता क्यों चुनती है, समझ से परे है। कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी मेरा बाहुबली तेरा बाहुबली, ये क्या चल रहा है? जी तो ये समझने की जरूरत है, जिस परिवार या जिस व्यक्ति के वो पोते हैं, जिसका मान सम्मान पूरा विश्व करता है, विश्व पटल पे उनका एक अपना एक छवि है, उनको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। चाहे अमेरिका हो, जापान हो, कब विश्व के जी किसी भी देश में जाइए, महात्मा गांधी का एक अपना स्थान है। आज भी जिस नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके उन्होंने बदतमीजी की, आज भी नरेंद्र मोदी या कोई भी देश का प्रधानमंत्री जाता है तो कहता है कि गांधी के देश से आए हैं। ये नहीं कहता है कि सावरकर के देश से आए हैं, ये नहीं जी कहता है कि गुरु गोवलकर के देश से आए हैं, ये नहीं कहता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के धरती से आए हैं। यह कहता है, लाख गाली दे दीजिए गांधी को, लाख गाली दे दीजिए नेहरू को, लेकिन कहते हैं कि गांधी के धरती से आए हैं। इस ताकत को बिल्कुल बिल्कुल। समझने की जरूरत है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। खैर, निंदा करने का और कड़ी निंदा का कॉपीराइट तो सरकार के बड़े लोग हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, उनके पास है। लेकिन इस जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर इस जो परिस्थितियां बिहार में व्याप्त है उसकी एक वानगी भर है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आप देख ही रहे हैं, हम लोग कितनी बार सवाल उठाए। खैर, राजनीतिक मुद्दों पर वापस आते हैं। चिराग पासवान के बहनोई का ट्वीट मैंने आपको बताया, वो धृतराष्ट्र की बातें कर रहे हैं, वो समय की बात कर रहे हैं, वो शकुनी की बात कर रहे हैं, वो गांधारी की बात कर रहे हैं, वो भीष्म की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, इशारा किस तरफ कर रहे हैं चिराग पासवान के सांसद बहनोई अरुण भारती? क्या 2020 का चिराग मॉडल फिर से दोहराया जाएगा? और मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पर यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं ऋषि जी कि बिना किसी सह के, बिना किसी बैकिंग के इस तरह की बातें कही जा रही है। आपको क्या लगता है? आप देखिए कौन बयान दे रहा है? अरुण भारती। अरुण भारती कौन है? चिराग पासवान के बहनोई हैं। अरुण भारती की जिम्मेवारी क्या है? बिहार के प्रभारी हैं लोजपा के। और ऐसे बयान या तो चिराग पासवान दे रहे हैं या अरुण भारती दे रहे हैं, और कोई तीसरा नेता का नाम बता दीजिए जो इस प्रकार का बयान देता हो।
बड़े नेताओं में, लोजपा के बड़े नेताओं में या तो चिराग पासवान देते हैं या अरुण भारती देते हैं। सवाल ये उठता है कि आप गठबंधन में हैं और किसी विषय को लेकर सरकार या सरकार के मुखिया या गठबंधन में आपको मतांतर है तो आप क्लोज डोर मीटिंग में क्यों नहीं बोलते हैं, पब्लिक डोमेन में क्यों बोल रहे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो। जीतन मांझी ने बिल्कुल सही कहा है कि यदि किसी विषय को लेकर मतांतर है तो आप मुख्यमंत्री से मुलाकात कीजिए, क्लोज डोर मीटिंग में मुख्यमंत्री को कहिए कि पब्लिक डोमेन में सरकार को घेर रहे हैं, गठबंधन में भी रहिएगा, सत्ता का मलाई भी चाटिएगा और आप सरकार की आलोचना भी कीजिएगा। आलोचना करने का हक है आपको, आलोचना करने का हक है, हो जाइए, आलोचना करने का हक है, आप गठबंधन से बाहर चले जाइए। या आप इतने ही गंभीर हैं तो आपके पार्टी में कौन कौन से कितने कितने विद्वान और क्या क्या हिस्ट्री रहा है, सामाजिक हिस्ट्री रहा है, कहेंगे तो पूरा डिबेट का समय निकल जाएगा। किन लोगों को आप अपने बाएं दाएं रखते हैं, या आपके पिताजी ने किन 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 लोगों को विधायक और सांसद राज्यसभा किन किन लोगों को टिकट दिया, कहेंगे तो सुन नहीं पाइएगा चिराग पासवान जी। और आप इतने ही बड़े अपने समाज या राज्य के हितैषी हैं तो कुढ़नी में एक बच्ची के साथ हैवानियत हुआ था, कितने दिनों के बाद गए थे, लड़की उस बच्ची ने उस एक मिनट सुन तो लीजिए, उस बच्ची का प्राण चला गया, उसके 10 दिनों के बाद आप गए, क्यों नहीं आप पीएमसीएच में गए? मैं एक बार सुन तो लीजिए, वो पासवान समाज की बच्ची थी, क्यों नहीं आपने मंगल पांडे से बात किया, क्यों नहीं आपने प्रत्यामृत से बात किया, क्यों नहीं आपने नीतीश कुमार से बात किया, क्यों नहीं आपने पब्लिक डोमेन में बयान दिया? ऋषि जी, और आज के ट्वीट चलिए, आपने जो कहा इस पार्टी का इतिहास, हर पार्टी में देखिए, बिहार में दागियों की कमी, उसमें कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने दागियों को टिकट नहीं दिया है, हर पार्टी एक ही तरह के उस पे चलती है। लेकिन चूंकि आपने बात की रामविलास पासवान की पार्टी की, तो मैं आपको एक चीज आपको याद दिला दूं, 2005 का चुनाव, मैं आपके 2005 का चुनाव, ऋषि जी एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पानी, दूध में पानी मिलाया जाता है, यहाँ पानी में दूध मिलाया जा रहा है। चलिए, 10 लीटर पानी है, इसमें 1 लीटर दूध मिलाइएगा। अन्य पार्टियों से तुलना मत कीजिए लोजपा का जी, अन्य पार्टियों में एक दो लोगों को टिकट दे दिया जाता होगा जी। 2005 के चुनाव में आपको याद होगा, रामविलास पासवान के हेलीकॉप्टर में लादेन के हमशक्ल को लेकर घूमा जाता था, आपको याद है ना? काफी चर्चा हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी। तो कौन सी राजनीति ये लोग समय समय पर करते रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन खैर अब पार्टी चिराग पासवान की है, लोगों को लगा कि नई उम्मीद होगी, लेकिन नई उम्मीद के नाम पर क्या है, कैसे पार्टी चल रही है? परिवारवाद का उदाहरण आप देखिए, एक विधान पार्षद की पत्नी सांसद है, एक सर्वदलीय नेता के परिवार की एक लड़की सांसद है इनकी पार्टी से। सर्वदलीय नेता प्रशांत किशोर कहते हैं, और ये बात फैक्ट भी है कि सर्वदलीय परिवार के है वो, हर पार्टी में उनका ठीक है। तो एक वो अच्छा, उसके बाद इनकी अपनी पार्टी से है, और एक सांसद जो इनके हैं जिनका कुत्ता खोजने के लिए पूरे जिले की पुलिस लगी हुई है, उनका कुत्ता ढूंढा जा रहा है कि कुत्ता भुला गया था। अरे वही जो गुंडा बैंक वाले जी। अब इस तरह की बातें जो बिहार में कही जा रही है, क्या लगता है आपको एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि लालू यादव के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, और जिन नेताओं के राष्ट्रीय जनता दल के साथ अच्छे ताल्लुक है, तो नीतीश कुमार के ही व्यक्तिगत ताल्लुकात लालू परिवार से हैं, उन दोनों के बीच कोई तीसरा आ ही नहीं सकता है। जो गहलोत और वसुंधरा राजे वाली स्थिति है कि दोनों की दोस्ती में कोई पार्टी आड़े नहीं आती है, बल्कि उससे भी पुरानी है, क्योंकि ये दोनों पहले एक ही पार्टी में थे, नीतीश कुमार और लालू यादव। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, सीधे सीधे बताइए, अब बिहार में 21 तारीख से विधानमंडल का आखिरी सत्र है, उस आखिरी सत्र में खासकर प्रधानमंत्री 18 जुलाई को यदि मोतिहारी में कुछ नहीं बोलते हैं, और जिस ढंग से भाजपा से लेकर लोजपा तक राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर जो सीधे मुख्यमंत्री के अधीन है, वही होम मिनिस्टर भी है बिहार के, अब सवाल जब इस ढंग से उठाए जा रहे हैं तो फाइनली आपको बिहार किधर जाता हुआ दिख रहा है, एनडीए किधर जाता दिख रहा है? आप विद्वान पत्रकार हैं, आप नैरेटिव को समझते हैं। आप देखिए दिल्ली के बड़े बड़े संपादकों का डिबेट का नैरेटिव देखिए, खासकर यदि डिबेट बिहार को लेकर हो रहा हो, बीजेपी को कटघरे में न खड़ा करके नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। तमाम डिबेट को उठा के देख लीजिए,
भैया सरकार में तो आप भी हैं, जेडीयू से अधिक मंत्री तो आपके हैं। यदि लॉ एंड ऑर्डर अधिक खराब है तो उसके लिए बीजेपी भी जिम्मेवार है ना। यदि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, डिप्टी सीएम का बयान सुना आपने, विजय सिन्हा से लेकर तमाम लोगों का। तो दिल्ली में देखिए जितने संपादक हैं, जितने बड़े पत्रकार हैं, जो डिबेट का जो ये है कि बीजेपी को बचा के जेडीयू को कटघरे में, यानी खासकर नीतीश कुमार को लेकर, या नीतीश कुमार के ऐसे वैसे फुटेज हैं खूब चलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये अरुण भारती और चिराग पासवान अपने बलबूते बयान नहीं दे रहे हैं, बयान दिलवाया जा रहा है। नंबर 3, जो नीतीश कुमार का आधार वोट है उसमें स्पेस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा, नालंदा से कभी मंत्री नहीं होते थे, खासकर उस समाज के जिस समाज के नीतीश कुमार हैं, लेकिन इस बार उनको भी लिया गया। आपने छपरा के मंटू जी हैं, उन्होंने रैली किया, कुर्मी रैली। कुर्मी रैली के 10 दिन के बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। यह दिखाया जा रहा है कि आप साथ में हैं, आपका मान सम्मान है, आप गार्जियन हैं, आप चेहरा है, लेकिन उस चेहरा को सर से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब नीतीश कुमार को क्या मार्गदर्शक मंडल में डालने की तैयारी है क्या? एनडीए का भी मार्गदर्शक मंडल बनेगा? अरे आप देखिए ना, चिराग पासवान की इतनी हैसियत है कि वो खुद से बयान दे, और बयान होता है कि कभी गुस्से में आप बयान दे दीजिए। एक रणनीति के तहत हर एक 1-2 दिन के बाद चिराग पासवान या उनके बहनों बयान दे रहे हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, कभी अनुभव के नाम पे, कभी नव संकल्प के नाम पे। जी ऋषि जी, तो दो सवाल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके सवाल जो पूछा उसका मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूं, इसी से सवाल है कि नीतीश को क्या इन डेवलपमेंट जो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं खासकर नीतीश कुमार को लेकर, क्या नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है? या नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है तो क्या उनके जो 4-5 जो किचन कैबिनेट के जो मेन प्लेयर हैं उनके साथ पे ये हो रहा है, या नीतीश कुमार को भविष्य में न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? और यदि नीतीश कुमार खुद सजग हैं, एक खत्म कर रहा हूं, नीतीश कुमार खुद सजग हैं तो आपने जो विधानमंडल वाला या विधानसभा वाला जो बात कही है, हो सकता है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार उस मिजाज के नेता नहीं रहे हैं, इस प्रकार से आप बयान दीजिएगा, गठबंधन में रहिएगा और नीतीश कुमार सहेंगे भी। नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं घोषित कीजिएगा और उनके सहारे सरकार में भी आइएगा। ऋषि जी, नीतीश कुमार तो वो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में जो कहा जाता है कि उनके मंत्रियों की कुछ नहीं चलती है। वो मुख्यमंत्री है कि कहा जाता है कि जब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के द्वारा किसी डीएम या एसपी को किसी मामले पर फोन कर दिया जाता था, उसके बाद वो गठबंधन तोड़ने की सोचने लगते थे। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे नीतीश कुमार के सरकार पर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला हो रहा है। नीतीश कुमार की जो छवि रही है ऋषि जी, नीतीश कुमार की जो छवि रही है कि वो दूसरे को न्यूट्रलाइज हमेशा करते रहे। 20 सालों से उन्होंने न्यूट्रलाइज करने के खेल पर ही बिहार की राजनीति का संतुलन साध रखा है। आरजेडी को भी न्यूट्रलाइज करके रखो, बीजेपी को भी न्यूट्रलाइज करके रखो, और जो भी सर उठाने की कोशिश करे उसको बहुत सावधानी से न्यूट्रलाइज कर दो। बड़े बड़े नेताओं को न्यूट्रलाइज किया नीतीश कुमार ने, अपनी पार्टी से लेकर गठबंधन से लेकर विपक्ष तक। रामविलास पासवान को न्यूट्रलाइज किया महादलित कार्ड से। इसके बाद आप देखें, रामविलास पासवान के आगे महादलित कार्ड के बाद अति पिछड़ा कार्ड से भाजपा और राजद दोनों को न्यूट्रलाइज किया। और जब न्यूट्रलाइज करने का खेल है तो क्या विधानसभा का सत्र 20 बार न्यूट्रलाइज करने के खेल का गवाह बनने जा रहा है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव के पहले एक उथल पुथल होना है बिहार में। ये मैं नहीं कह रहा, कई बिहार के जानकार कह रहे हैं कि चुनाव के पहले एक राजनीतिक उथल पुथल बिहार में संभावना उसकी अब बलवती होती जा रही है। जी देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है मैं नहीं कह सकता हूं। नीतीश कुमार सजग है, नीतीश कुमार 2020 वाले नीतीश कुमार हैं, 2015 वाले नीतीश कुमार हैं, तो नो डाउट विधानसभा सत्र में कुछ फूल खिलेंगे यदि इस प्रकार का मिजाज चिराग पासवान का रहा, क्योंकि आपको जेडीयू को भी बचाना है। यदि नीतीश कुमार सजग नहीं है, यदि नीतीश कुमार ने सिलेंडर कर दिया है, जैसे मोदी और सरेंडर का जो नारा कांग्रेस ने दिया है, उसी तरह यदि नीतीश कुमार यदि सरेंडर कर चुके हैं तो फिर स्थिति कुछ और होगी। फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, हो सकता है जेडीयू का कोई डिप्टी सीएम हो, इस प्रकार का कोई एक अंडरस्टैंडिंग बन गई हो। यदि नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार है तो इस प्रकार के मिजाज, इस प्रकार के जो इक्वेशन है उसको कभी बर्दाश्त नीतीश कुमार नहीं करेंगे। जी मतलब एक सीधा जवाब हमसे चाहिए आपको, एकदम बेहद संक्षेप में। अगर नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार है
अगर पहले वाले नीतीश कुमार हैं तो क्या आप मानते हैं कि विधानसभा सत्र में खेला हो सकता है? 21 जुलाई से 26 बिल्कुल हो जुलाई के बीच सकता है। खेला हो सकता है? आप देखिए ना, मान लीजिए आप देख लीजिए, देख इसमें कोई बड़ा न्यूक्लियर साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। नीतीश कुमार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहना है, नीतीश कुमार को अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना है, नीतीश कुमार के विरुद्ध साजिश रच रहे हैं चिराग पासवान, या इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, अपने सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चिराग पासवान को पुश कर रहे हैं कि नव संकल्प की बात कर रहे हैं। नव संकल्प मतलब नया चेहरा। भाई अनुभव इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अनएक्सपीरियंस आदमी को कह रहे हैं कि सीएम बना दीजिए, ठीक है। तो 20 22 18 20 विधायकों वाला आदमी सीएम नहीं बनता है चिराग पासवान जी। पहले स्पेस पर आइए, अपनी ताकतें बढ़ाइए, समाज के लिए कुछ काम कीजिए, बिहार के लिए कुछ काम कीजिए, जो विभाग दिया गया है उसमें अच्छे कार्य करके दिखाइए। जी तो बिल्कुल, बिल्कुल नीतीश आपने सही कुमार कहा। पुराने मिजाज वाले होंगे तो निश्चित ही दो ऐसे शर्तें हैं अभिषेक जी। एक मुख्यमंत्री, अगला 5 साल के लिए मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर नीतीश कुमार जरूर नाराजगी प्रकट किए होंगे, यदि पब्लिक डोमेन में नहीं है लेकिन डायरेक्ट रूप से जरूर यदि सजग होंगे, या उनके जो दूत होंगे अमित शाह लंग या नरेंद्र मोदी लंग जरूर नाराजगी प्रकट किए होंगे कि सरकार में है, गठबंधन में है, ठीक है, बिहार में आप सरकार में नहीं है, केंद्र में सरकार में है, एनडीए के इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इस प्रकार का बयान मांझी ने बिल्कुल सही कहा है कि गठबंधन में है और इस प्रकार का बयान दे रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बयान है। और ऋषि जी, मुझे जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता ने, अभी की बात नहीं है, आज से 1 महीने पहले की बात है, महसा जेडीयू हजारी के ने भी बयान दिया। महसा सुनिए हजारी दो दिन पहले महसा हजारी जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दिया चिराग पासवान को लेकर। हिम्मत है तो अकेले लड़ ले ऋषि जी, 243 सीटों पे। ऋषि जी, अभी तकरीबन 1 महीने पहले जेडीयू के एक बड़े नेता ने मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में कॉन्फिडेंस में कहा था, नाम नहीं लूंगा, कि राष्ट्रीय जनता दल का जनता दल यूनाइटेड के संबंधों को जोड़ने के लिए 30 मिनट यानी आधा घंटा बहुत होता है। आधे घंटे से ज्यादा की जरूरत इसमें नहीं होती है। और जब उनके उस बयान को मैं सुना तो उस बयान को नहीं, मैं निजी बातचीत जो उन्होंने मुझसे कही थी, सन्न रह गया था मैं। और तब मुझे याद आया कि लालू यादव ने क्यों कहा था, ऐसे कैसे बना लेगी सरकार भाजपा बिहार में, हम लोग नहीं है क्या? मतलब हम लोग की परिभाषा के दायरे में नीतीश कुमार भी है। तो ये चीजें, और आखिरी सत्र है विधानमंडल का, ये भी जान लीजिए, ये आखिरी सत्र है, इसके बाद नीतीश कुमार के पास मौका नहीं है। और जिस ढंग की परिस्थितियां हैं उसमें नीतीश कुमार को चारों तरफ से कॉर्नर किया जा रहा है। जी देखिए, एक संभावना ये भी है कि नीतीश कुमार अधिक से अधिक समय ले रहे हैं, और उस समय में देखिए एक से एक बड़े घोषणा करते जा रहे हैं। अभी 1100 जो पेंशन का किया, 400 से 1100, महिला इंदिरा रिजर्वेशन, गांधी के नाम की स्कीम में। हाँ, अब एक युवा आयोग का उन्होंने घोषणा कर दिया है। ये तमाम घोषणा करने के बाद यदि ऐसा लगेगा कि बीजेपी उनके शर्तों पे नहीं आ रही है तो जो आप कह रहे हैं वो कर देंगे, यदि नीतीश कुमार सजग होंगे, पहले हमारे वाले कहने नीतीश से और कुमार ऋषि होंगे। मिश्रा के कहने से क्यों करेंगे? नहीं, वो उनका हमारे कहने इतिहास से रहा है। नहीं। अरे आपने सुना नहीं है, मैं आप पूरा लाइन सुने नहीं लगता है। नीतीश कुमार समय ले रहे हैं कि उस समय में, यदि नीतीश कुमार पहले वाला नीतीश कुमार है तो समय ले रहे हैं, उस समय में सरकार की तरफ से जो भी घोषणाएं करना है या जनता को कुछ देना है, राज्य को कुछ देना है, वो दे के अंतिम में जब समय फाइनल हो जाएगा, लगेगा कि अब बीजेपी नहीं मानेगी, तो राय राय बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगले सत्र में, निकल जाएंगे। चलिए, बाय बाय टाटा की बात आपने की तो हम आखिरी सवाल पर आते हैं। एनडीए की तो हालात के लिए 21 से 26 जुलाई का सत्र, आज 14 तारीख है, हफ्ता भर के अंदर बिहार में खेला होगा या नहीं होगा सबके सामने आ जाएगा। और खेला होगा तो हफ्ते भर के अंदर हो जाएगा, ये बात भी तय है। लेकिन सीधी सी बात, महागठबंधन में भी स्थितियां आप इतना कह सकते हैं कि एनडीए से थोड़ा आगे बढ़ी हुई, वहां राजनीतिक गतिविधियां तेज है। और जब से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कमान संभाला है कांग्रेस पार्टी का, जब से अल्लाह वारू साहब प्रभारी बनकर के आए हैं, कृष्णा अल्लाह वारू बिहार में प्रभारी बन के आए हैं, और जिस ढंग से कांग्रेस आंख में आंख मिला करके राष्ट्रीय जनता दल के सामने बात कर रही है, वो उसी अंदाज में राजद से बात कर रही है जिस अंदाज में भाजपा बात करती है नीतीश कुमार से, उस अंदाज में जो बातचीत चल रही है, और उसके बाद उसमें कांग्रेस को सफलता भी मिलती जा रही है। कांग्रेस के तमाम तथाकथित स्लीपर सेल निस्तेज पड़े हुए हैं। स्लीपर सेल की बात मैं नहीं, राहुल गांधी ने कही थी अहमदाबाद में,
तो वो स्लीपर सेल निस्तेज पड़े हुए, कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। आज दिल्ली में बैठक है, क्या आपको लगता है? नहीं, एक जी, मैं आपकी बात से थोड़ा सवाल सहमत पूरा नहीं कर हूँ। लेंगे, सवाल पूरा कर लेंगे। नहीं, सवाल समझ गया मैं, पूरा सवाल समझ महागठबंधन गया की मैं। सूरत, महागठबंधन की जो पूरी सूरत है वो इसी पर तय होनी है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कितनी सीटों पर कोऑर्डिनेशन हुआ, क्योंकि कांग्रेस और राजद के बीच जब कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तभी जाकर के, लेफ्ट पार्टी की सीटें तो फिक्स है, 29 लड़े थे, 3 4 5 और बढ़ सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगी क्योंकि सीटें तो बढ़ेंगी नहीं, 243 ही रहेंगी। और उससे जो बचेगा उसमें मुकेश सहनी इन तो उपेंद्र कुशवाहा आउट, मुकेश सहनी आउट तो उपेंद्र कुशवाहा इन, ये खेल है। और इसके साथ साथ मैं आपको पशुपति पारस की पार्टी है। क्या लगता है आपको कि किस दिशा में जा रहा है महागठबंधन? आपने 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 मुकेश सहनी की चर्चा की। कल मेरे साथ मुकेश सहनी के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। अब मैंने यही सवाल किया कि एंकर परिचय दे रहे थे कि ये महागठबंधन के महत्वपूर्ण एलाइज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम बोले कि ये अभी मत कहिए, ये इधर है या उधर भी जा सकते हैं, इनका कोई ठीक नहीं है। तो वो हंसने लगे, इनकार भी नहीं किया, वह इनकार नहीं किया, हंसने लगे, मन मन मुस्कुराने लगे। तो मुकेश सहनी कब कहाँ रहेंगे, कहा नहीं जा सकता। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस बहुत ही एक्टिव है बिहार में। आपने देखा कि इतना समय, इतना कार्यक्रम कभी भी राहुल गांधी का नहीं लगा होगा। यदि आप 15-20 साल के राजनीति, बिहार के राजनीति और कांग्रेस की राजनीति को देखेंगे, या जब से राहुल गांधी एक्टिव है। राजेश राम बहुत अच्छे बेहतर ढंग से पोजिशनिंग कर रहे हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं जिससे पार्टी का आधार वोट बढ़े, बेस वोट बढ़े, पार्टी को लाइमलाइट में लाने का जो काम एक पार्टी के अध्यक्ष का होता है वो कर रहे हैं। लेकिन कृष्णा अल्लावरू की रणनीति में मुझे थोड़ा संदेह इसलिए लग रहा है अभिषेक जी, कि जिस स्लीपर सेल या इन चीजों की जो चर्चा होती है उसी को तो महत्व मिल रहा है। अभी जो इन दिनों जो कार्यक्रम हुए हैं पार्टी के, उसमें एक दो ऐसे स्लीपर सेल मैंने देखा जिसको पार्टी महत्व देती हुई दिखी। पप्पू यादव, सीमांचल में पप्पू यादव का क्या महत्व है। तेजस्वी यादव ने अपने 80 विधायक लगा दिए थे पप्पू यादव के विरुद्ध। तेजस्वी यादव एक तरह से कैंप कर रहे थे पूर्णिया में। क्या हुआ, पप्पू यादव ने सारे समीकरण, सारे ताकत को ध्वस्त कर दिया। ऐसे व्यक्ति को आप धुतकार रहे हैं जो अपने बलबूते सांसद चुन के आया है किसी गठबंधन के सामाजिक समीकरण के बिना मदद के। जी, ऐसे कन्हैया कुमार को आप दरकिनार कर रहे हैं जिसका पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में अपना एक अलग इमेज है। और मंच पे किसको मौका मिलता है जो 2004 से लगातार चुनाव हार रहा है? ये कृष्णा अल्लावरू जी को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सवाल है कि उस रथ की यदि मैं चर्चा करूं, उस रथ पे प्रदेश अध्यक्ष के अलावा बाकी नेता क्या कर रहे थे? जी। हाँ, देखिए प्रभारी को इस मामले में तारीफ करनी होगी। प्रभारी को मैंने देखा नीचे, मंच के नीचे मैंने देखा, मैं लगातार उसको टीवी पर देख रहा था और कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया साइट पर प्रभारी को मैंने देखा कि प्रभारी और पश्चिम चंपारण वाले शाश्वत केदार ये सब साथ में चल रहे थे नीचे। वो मंच पर वो चढ़ने के लिए उतावले नहीं थे, वो खुद ही नीचे चल रहे थे। तो ये होता है कोच का जो काम होता है, टीम खेलती है भाई, खेलना तो टीम को है। कोच जाके मैदान में नहीं खेलेगा। नहीं अभिषेक जी, मैं आपकी तरफ मैं आपकी तरफ सेफ लाइन नहीं लूंगा। तो फिर ये रणनीति कौन बनाया कि मंच पे कौन रहेगा और मंच के नीचे कौन रहेगा? ये गलती हुई, किसने ये रणनीति बनाई? ये गलती हुई है, ये गलती हुई। आप एक काम कीजिए, आप अपने पत्रकारों को टीम को भेजिए सीमांचल में। यदि सबसे अधिक वहां पे भाव किसी का है तो प्रशांत किशोर, एआईएमआईएम, कांग्रेस सबसे ऊपर कांग्रेस, उसके बाद प्रशांत किशोर, एआईएमआईएम, पप्पू यादव, राजद चौथे नंबर पे है वहां। यदि पप्पू यादव का इस प्रकार से आप दरकिनार करेंगे तो आपको कितना नुकसान होगा। तेजस्वी यादव और कांग्रेस से समझ से परे है। मैं पप्पू यादव से ना मैं आज तक मिला हूं, ना मेरी कोई बातचीत है, कभी कभी डिबेट में मेरे साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे जनाधार वाले नेता कन्हैया कुमार, पप्पू यादव को आप दरकिनार कीजिएगा तो भगवान ही मालिक है। आपके गठबंधन और पार्टी के भगवान ही मालिक है। और तेजस्वी यादव को नुकसान होगा भैया। आपको सीएम बनना है तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो बड़ा दिल दिखाइए, हाथ फैलाइए,
और जो बापू बापू की जो झप्पी होती है, संजय दत्त का जो फिल्म है, कौन सा फिल्म है जिसमें वो जादू का जो झप्पी देते हैं, वो झप्पी दीजिए। जी और सूत्र को बिल्कुल। मूत्र मत कहिए, पत्रकारों से पंगा मत लीजिए, सूत्र को मूत्र मत कहिए। ठीक है, नहीं पत्रकारों ने नहीं वो अपनी गरिमा घटा ली, पत्रकारों ने अपनी गरिमा घटा ली है, लेकिन आज भी देश में 10-15% ऐसे पत्रकार हैं कि अपने पे आ जाए तो बड़े बड़े नेताओं को खटिया खड़ा कर देंगे। अरे तो आप देखिए सूत्र ना, को मूत्र अकेले मत मत कहिए, मूत्र मत कहा कीजिए। अकेले अजीत अंजुम और राजीव रंजन सिंह ने, दो लोगों ने मिलकर के पानी पिला दिया है ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी को। दिल्ली से तो पटना तक हलचल वही मचाई, चीज जो सारे दावे हैं वो फेल हो रहे हैं, जमीन पर कुछ और अरे है भाई, और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सब सभी पत्रकार बिके हुए नहीं होते हैं, चापलूस नहीं होते हैं। नहीं चाहिए राज्यसभा, नहीं चाहिए हमको बोर्ड में जगह, नहीं जी चाहिए हमको पद्मश्री है ये। हटिया खड़ा कर देता है जब पत्रकार अपने पे आता है। कई केंद्रीय ये मंत्री को देखिए। इस्तीफा देना पड़ा था। आज भी ऐसे ऐसे पत्रकार रहे हैं जिनके एक कार्यक्रम के कारण कई केंद्रीय मंत्री को अपने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो जी ऐसे लोग भी हैं। आपसे बिहार को बहुत उम्मीद है तेजस्वी यादव जी, बड़ा दिल दिखाइए। बिल्कुल पप्पू बिल्कुल, आप यादव को सही हरा कह रहे के, हैं। पप्पू यादव कन्हैया कुमार को हरा के आपको क्या मिल जाएगा? जी निश्चित तौर पे सवाल तो है कि गठबंधन जब इस रूप में चल रहा है तो ऊपर से कोऑर्डिनेशन जितना भी हो, जब तक जमीनी स्तर पर गठबंधन नहीं होगा तब तक उसका बहुत फलाफल देखने को नहीं मिल मैं सकता है। मैं एक बात और कह दूं, जो उस दिन भीड़ इकट्ठा हुआ उसमें 1/4 से अधिक भीड़ पप्पू यादव लेके आए थे। हम्म, हैं? और खैर उसको आप अपमानित मुद्दा ऐसा कीजिएगा, है। मंच पे नहीं दीजिए जगह, लेकिन अपमानित भी तो मत कीजिए। हम्म, निश्चित तौर पर चलिए, ये चूक थी पप्पू यादव को मंच पे उस गाड़ी पर जिस पर राहुल गांधी थे, दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, राजेश राम, ये उचित था इनका रहना। सभी पार्टियों के प्रतिनिधि थे, लेकिन पप्पू यादव को वहां होना चाहिए था। ये बात सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव अपनी तरफ से, भले ही वो तकनीकी रूप से कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ मजबूती रूप से है। क्योंकि कानूनी व्यवधान है, कानूनी कुछ अड़चने हैं, और दल बदल कानून की परिभाषा ऐसी है जिसमें वो किसी दल में शामिल हो नहीं सकते, तो कानूनी रूप से वो नहीं आ सकते, लेकिन कांग्रेस के साथ है। और आज की तारीख में ठीक है, पप्पू यादव को चेहरा बना करके कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती पूरे बिहार का, ये बहुत बड़ा सच है। चुनाव तेजस्वी यादव को चेहरा बनाकर भी नहीं जीता जा सकता, बल्कि चुनाव में तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा है, ये तो हमें स्वीकार करना होगा कि महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा है। और तेजस्वी यादव के बाद अब राजेश राम दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा चेहरा है महागठबंधन में। लेकिन बाकी चेहरों की भी जरूरत है, जैसे दीपांकर भट्टाचार्य के चेहरे की जरूरत है और उनकी पार्टी के सहयोग की जरूरत है, पप्पू यादव की भी जरूरत है, कन्हैया कुमार की भी जरूरत है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सबको साथ लेकर चलना होगा। ये अरे अभी सबकी कोऑर्डिनेशन के जरूरत रूप। है। जी अभिषेक जी, सबकी जरूरत है, बूंद सीपीआई की बूंद से घड़ा जरूरत है, भरता है। सीपीआई आप सीपीएम की आपके जरूरत है। आप कांग्रेस में एक से एक तर्कस में एक से एक तीर है आपके पास। प्रेमचंद मिश्रा है, शाश्वत केदार पांडे हैं, अनुनय सिन्हा है, बड़े बड़े नेता हैं आपके, जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। आप लीजिए ना, इकट्ठा कीजिए ना, सबको जी जोड़िए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपके यहाँ सही का कहा। आपके अलग अलग जिला में कार्यक्रम होते हैं। आपके जिलाध्यक्ष, किसी भी जिला के जिलाध्यक्ष अपने गुट के नेता को बुला लिए, और दूसरे जो बेचारे आपके चमचागिरी नहीं करते उनको निमंत्रण तक नहीं देते हैं आप। ज्यादातर जिलाध्यक्ष खुद ही टिकट मांगने में व्यस्त हैं, वो संगठन क्या देखेंगे, ये स्थिति अब है। खैर। मैंने तो देखा एक बड़े घराने की पुत्रवधू जो मंत्री रही हैं, एक हम्म, एक एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ टिकट के लिए बैठी हुई हैं। बताइए, वो उनका अपने बेटे का टिकट कंफर्म है या नहीं है, वो दूसरे को टिकट क्या दिलाएंगे? खैर, बहुत बड़ी बात कही आपने, लेकिन बिहार जिस रूप में जा रहा है और जिस तरह नहीं, की घटनाएं हो रही है। मैं आपसे की 2 सेकंड, मैं जो प्रशांत किशोर ने बिल्कुल सही कहा कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए कहा कि यही मुख्यमंत्री होंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी को अपना टिकट मिलेगा, वो पहले कंफर्म है क्या? पार्टी में 2 ही व्यक्ति डिसाइड करते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। या सम्राट जी चौधरी को अपना पहले विधानसभा टिकट मिलेगा, इसकी गारंटी सम्राट चौधरी देंगे? तो नीतीश कुमार की गारंटी के देने चले हैं? नीतीश कुमार की गारंटी खुद नीतीश कुमार नहीं दे सकते, दूसरे कहां से देंगे? क्योंकि ये याद रखिए, चलिए, ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी उनके साथ नहीं जाएंगे, चले गए। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कहा था, क्या कहा था,
मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है, लेकिन चले गए। तो नीतीश कुमार अपनी गारंटी नहीं दे सकते, तो नीतीश कुमार की गारंटी दूसरे कौन दे देंगे? कौन लोग दे सकते हैं? ये संभव नहीं। लेकिन क्या चलिए वाकई बिहार एनडीए के मौजूदा स्वरूप का गारंटी पीरियड अब खत्म हो रहा है और बिहार एनडीए में एक आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है? चिराग पासवान का बयान, उनकी पार्टी के लोगों का बयान, उनके बहनोई का बयान और इन सब से के साथ देखा जाए तो भाजपा नेता उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का भी बयान, जो भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का सपना पाले हुए हैं। सब कुछ दिख रहा है। अमित शाह का टेलीविजन इंटरव्यू की तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके। मोतिहारी की सभा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। एक तो आपने देखा कि मोतिहारी शहर से महज 7-8 किलोमीटर की दूरी पर महात्मा गांधी, गुजरात से आने वाले इस देश के सबसे महान सपूत महात्मा गांधी के परपोते के साथ ये हो गया कि एक मुखिया उनकी बेइज्जती करने पर उतर आया, उनका अपमान करने पर उतर आया। तो अब तो गुजरात से ही आने वाले नरेंद्र मोदी, जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, ऐसी चाय पीने की हसरत उन्होंने पाली मोतिहारी की चीनी मिल की कि वो चीनी मिल आज कबाड़ा खाने में तब्दील हो चुकी दिखाई दे रही है। चीनी मिल की जमीनों का वारा न्यारा कौन क्या कर रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब पता नहीं चीनी गुजरात जिसने से ही जिसने इस डायलॉग को लिखा वो भी नरेंद्र मोदी से संबंध विच्छेद कर लिए। नहीं नहीं, जिसने एक बोला सलाह है ऋषि जी। जिसके हाँ, ऋषि जी, मेरी एक सलाह है। 250 ग्राम चीनी हाँ, पोटली में बांध कर अपनी जेब में रखकर नरेंद्र मोदी जी गुजरात से ही या दिल्ली से ही लेके जाए, यहीं से चीनी लेके चाय जाए बना के ताकि वहां पिलाए। की चीनी मिल तो नहीं नहीं, वहां जाकर के अपने लिए उनके लिए जो चाय आए उसमें स्वादानुसार चम्मच से चीनी खुद डाल ले, क्योंकि वो चीनी मिल तो चालू हुई नहीं मोतिहारी वाली, तो वो चीनी यहीं से चाय लेके बना जाए दिल्ली से। चाय बनाए और आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को ही पिलाए, क्योंकि वो सांसद है वहां के। अच्छा। हाँ, क्योंकि और इस चीनी जो मिल की चीनी जमीन, मिल नहीं नहीं, चीनी जमीन को मिल जिन लोगों ने खरीदा है, मोदी जी के उसमें सपनों देखिए को मैं, पूरा होने नहीं दिया, उन सबको ये चाय पिलाए। जिम्मेवार ये जिम्मेवारी राधा मोहन सिंह की भी थी, वहां के सांसद थे, हम्म सांसद हैं, अभी वहां के सांसद हैं। हम्म उनकी जिम्मेवारी ये रहे, ये थी कि वही वहां कैसे चीनी मिल जो एक तरह से बंद पड़ा हुआ था उसको चालू करवाते। चालू क्या करवाए, सब जमीन बिक गया उनका, उस मिल का। और किन तो लोगों ने उनको भी खरीदा चाय उन लोगों को पिलाए। भी चाय पिलाए। हाँ, उनको भी पिलाए। हाँ, और चलिए। वहां की जनता को मुबारक है, और जनता वहां से बार बार राधा मोहन सिंह को चुनाव पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। जनता भी महान है वहां का। चलिए। खैर, अब देश ही पूरा इस दौर में चल रहा है जहां पर पूरे सिस्टम के ऊपर जिस तरह की परिस्थितियां हावी है, उन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की बात लोग नहीं माने तो भला नीतीश कुमार क्यों प्रधानमंत्री और भाजपा की बात मानेंगे? क्यों उनकी बात मानेंगे जो उन्हें लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं? बल्कि नीतीश कुमार तो बात मनवाते रहे। तो क्या वाकई 18 तारीख से, जी हाँ, 18 जुलाई की शाम से लेकर 21 जुलाई के बीच का जो समय होगा वो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा संकेत लेकर आएगा कि फाइनली नीतीश कुमार की दशा और दिशा क्या होगी। महज हफ्ते भर का खेल है बिहार की राजनीति। देखते जाइए हफ्ते भर में बिहार की राजनीति में चुनाव के पहले आखिरी परिवर्तन होता है या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को आखिरी सलाम करने की स्थिति में जा रहे हैं। दो में से एक चीजें ही होनी है। देखते जाइए क्या होता है। ऋषि जी, आपने आज की बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।